हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद अब वीडियो आ रही है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एबीजी पर। ठीक है, आप सब ने सुना होगा एबीजी, जो कि जाना जाता है आर्टेरियल ब्लड गैस। एक कॉमन सैंपल है, ठीक है, जिसे हम कई बार यूज करते हैं इमरजेंसी केसेस में, या फिर हम मेनली वो जो एक शब्द यूज कर दो बोलते हैं क्रिटिकल टाइम पे ना। क्रिटिकल टाइम, और क्रिटिकल टाइम क्या हो सकता है? कहाँ पे हो सकता है? ईआर में हो सकता है, इमरजेंसी में हो सकता है, कहीं पे आपका जो आईसीयू है, सीसीयू है, मतलब जितने भी क्रिटिकल एरियाज है वहां पे भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये व्हाट इज आर्टेरियल ब्लड गैस, ये एक सैंपल है। ठीक है, लेकिन हम करते क्यों है? ऐसा क्या है इस सैंपल में, क्या है, हम क्यों जो लिखा है सब, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो आर्टेरियल का मतलब आर्टरी है ना, जो हम जानते हैं आर्टरी, और जो हम वेन जो समझते हैं वही उसी की आर्टरी है ना। और ब्लड का मतलब ब्लड एंड गैस, यानी कि ऐसी गैस जो किस में पाई जाए, आपकी ब्लड में पाई जाए। तो हम एक ऐसा सैंपल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड को विड्रॉ करते हैं, ब्लड निकालते हैं। लेकिन कहाँ से? हम निकालते हैं आर्टरी से। और इस ब्लड में हम क्या चेक करेंगे? जो ब्लड के अंदर गैसेस पाई जाती है ना, मेनली जो ब्लड के अंदर गैसेस पाई जाती है, मेनली दो हम गैसेस तो कई तीन चार तरह की होती है, लेकिन हमारी जो मेनली जो हम देखते हैं वो देखते हैं O2 और CO2। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये एबीजी सैंपल हम करते क्यों है, जो मेनली जो मेन रीजन है इसका, हम वो देखते हैं एसिड बेस बैलेंस का। एसिड बेस बैलेंस, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी का सैंपल करवाते हैं। ठीक है, तो इसको आगे कैरी आउट करने के लिए कुछ चीजें हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्यों, कौन कौन से आर्टिकल्स हमें जरूरी हैं एबीजी सैंपल को करने के लिए। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, तो पहले तो मुझे क्या चाहिए, एक एबीजी सिरिंज चाहिए। ठीक है, पहला क्या चाहिए, एबीजी सिरिंज। जो एबीजी सिरिंज होती है ना, वो ये प्री हेपरनाइज्ड आती है, प्री हेपरनाइज्ड। ठीक है, इसमें पहले से क्या होता है, जो एबीजी सिरिंज होती है पहले से ही हेपरिन से वॉश होती है। और हेपरिन हमारा क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, क्लॉट प्रिवेंशन। यानी कि जो आप सैंपल लोगे, उस सैंपल लेने के बाद अब आर्टरी का ब्लड है, आर्टरी का ब्लड एज कंपेयर टू वेन्स जल्दी क्लॉट होता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम क्या यूज करते हैं, हेपरिन यूज करते हैं। अगर आपके पास प्री हेपरनाइज्ड सिरिंज नहीं है, एबीजी सिरिंज नहीं है, तो आप इस जगह क्या करते हैं, 1 और 2 ml की डिस्पोजेबल सिरिंज यूज कर सकते हो। और इसके साथ आपको यूज करनी है 20 गॉज की निडल। ठीक है, जो दूसरा, इसके बाद एबीजी सिरिंज हो गई हमारी। दूसरा आर्टिकल हमें क्या चाहिए, ग्लव्स चाहिए, ताकि हमें कोई इन्फेक्शन हो या हम पेशेंट के डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। गॉस पीस चाहिए, एल्कोहल स्वैब चाहिए, बस मेन आपका जो है वो यही चीजें चाहिए। ठीक है, एबीजी सिरिंज आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ग्लव्स आपके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, आप डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में ना आए पेशेंट के। गॉस पीस चाहिए मुझे, जो मैं साइड को पंचर करूंगा जब एबीजी का सैंपल लूंगा, तो उस साइड को मुझे प्रेशर के साथ होल्ड करके रखना है, ताकि जो मैं पंचर साइड है उससे ब्लड बाहर ना आए। एल्कोहल स्वैब, जो आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, जब साइड को प्रिक करोगे, उस साइड को प्रिक करने से साइड को क्लीन करने के लिए हम क्या चाहिए, एल्कोहल स्वैब चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमें एक चीज और चाहिए, क्या, एक आइस पैक। ठीक है, आइस पैक क्यों चाहिए? अगर जहां भी जिस साइड पे आप, यानी जिस एरिया में, या मान के चलो आप आईसीयू में है और आईसीयू में आपने एबीजी का सैंपल किया, अब लेकिन एबीजी की सैंपल को रन करने के लिए आपके पास एबीजी मशीन नहीं है, जो कि आपकी आईसीयू के एरिया में एबीजी मशीन नहीं है, तो कहाँ पे भेजना सैंपल को? सैंपल को आपको भेजना होगा लैब में। तो लैब तक जाने के लिए अगर मैं सैंपल को विदाउट आइस पैक भेजता हूँ, तो मेरे मोस्ट चांसेस है कि मेरा जो सैंपल है वो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा,
अपने सैंपल को आइस पैक के साथ रख के कहाँ भेज दूंगा, लैब में भेज दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एनालिसिस कि हम आप एबीजी को कैसे एनालाइज करोगे। ठीक है, एबीजी एनालिसिस, जब आप किसी भी एबीजी जब आप पे सैंपल करते हो, एबीजी का सैंपल लेते हो, तो जब आपके हाथ में रिपोर्ट आती है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मन करता है कि हम एक बार देखें कि चल क्या रहा है, एबीजी क्या क्या रही है ना, क्यों ये करवाई गई है, डॉक्टर्स क्या इसमें इंटरप्रेट करते हैं, वो क्या देखते हैं। ठीक है, तो जो एनालाइज हम एबीजी को एनालाइज करेंगे, किसी भी एबीजी सैंपल को एनालाइज करेंगे, तो उसमें आपको मेनली मेनली तीन चीजें होती हैं जो आपके काम की होती है, मेनली तीन चीज। पहला है आपका पीएच, दूसरा PCO2, थर्ड HCO3। इन तीन चीजों को आपको मेनली प्रायोरिटी वाइज चेक करना होता है। इसके अलावा भी दो चीजें और होती हैं जो आपके लिए एबीजी में इंपॉर्टेंट होती हैं। फोर्थ PO2, फिफ्थ आपका ये हो गया। PO2 के साथ इसका SO2 भी आता है। SO2 का मतलब होता है सैचुरेशन। ठीक है, P4 पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब इसमें जब आप इसको देखोगे तो आपको पहले इसकी ना नॉर्मल वैल्यूज पता होने चाहिए कि भाई पीएच अगर आप देख रहे हो तो पीएच की नॉर्मल रेंज क्या है, तभी तब एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ये कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो आपकी मोटी मोटी पांच चीजें हैं, जो जब आपके हाथ में एक एबीजी आई तो आपको जो पांच चीजें देखनी है वो ये है पांच चीजें। इन पांचों में से जो आपकी एबीजी को एनालाइज करवाएगा, जो बताएगा कि पेशेंट के अंदर हो क्या रहा है, एसिड चल रहा है या बेस चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है, वो ये तीन चीजें बताएंगी, पीएच, PCO2 और HCO3। ठीक है, अगर मैं इनकी नॉर्मल रेंज की बात करूं तो पीएच होता है आपका 7.35 टू 7.45। ठीक है, अगर मैं बात करूं PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो होता है आपका 35 टू 45 यानी कि 35 से 45। अगर मैं बात करूं HCO3 की यानी कि बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूं तो ये होता है 22 से 26। ठीक है, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो ये होता है आपका उसमें 75 टू 100। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं बात करूं SO2 यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होता है आपका 94 टू 100%। ठीक है, अब आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक पार्शियल O2 भी है यानी कि O2 का पार्शियल प्रेशर भी है और एक सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में मतलब ये दो चीजें क्यों एक साथ रखी गई ऑक्सीजन को लेके, हमने सैचुरेशन ऑफ CO2 तो देख ही नहीं रहे हैं ना। तो जो ये है आपकी सैचुरेशन ऑफ SO2 है, ये आपकी डिफरेंशिएट करती है ABG और VBG में। अगर आपने सैंपल लिया और सैंपल को रन करके आपके हाथ में रिपोर्ट आ गई ना, तो रिपोर्ट आने के बाद ये डिफरेंशिएट करना हम थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एबीजी है या वीबीजी है। तो उसमें डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें एक मेन कैसे कर सकते हैं, उसमें एक मेन चीज होती है जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि एबीजी है या वीबीजी है। अगर उसके अंदर SO2 की वैल्यू 94 टू 100 के बीच में है देन इट्स एबीजी, अगर इसकी वैल्यू बिलो 94 है तो ये वीबीजी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब आगे देखते हैं कि एबीजी के अंदर चलता क्या है। ये नॉर्मल वैल्यूज हमने देख ली हैं। जब हम एबीजी करते हैं तो हम दो चीज देखने के लिए करते हैं, पहली चीज एसिड और दूसरी बेस। ठीक है, अब आपकी बॉडी में एसिड क्या है और बेस क्या है। आगे चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एसिड कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में एज एसिड काम करती है और कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी में एज अ बेस काम करती है। ठीक है, तो जब बात एसिड की आएगी तो हमेशा चर्चा में आएगा आपका CO2। ठीक है, और जब बात बेस की आएगी तो हमेशा
बात होगी HCO3 की, ठीक है, वही बाइकार्बोनेट, ठीक है। जब जब आपकी बॉडी में CO2 बढ़ेगा तब तब आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा, ठीक है। जब जब आपकी बॉडी में HCO3 बढ़ेगा तब तो आपकी बॉडी में बेस बढ़ेगा। समझ में आया? अब CO2 एसिड कैसे बनाती है? ये तो एक बेस है, ये तो खुद में एक बेस है ना, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई CO2 है जो, वो तो गैस है ना। तो CO2 क्या करता है, जब इंक्रीज होता है CO2 का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो क्या करता है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। अब इसके बाद कि भाई एसिड बेस तो हमें पता चल गया जी, एसिड एसिड हमारा क्या है, CO2 है, बेस क्या है, HCO3 है। लेकिन अब ABG के अंदर मेन जो चीज है वो क्या है, नॉर्मल वैल्यूज हमने देख ली हैं ABG के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं ABG एनालिसिस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ABG का प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, क्यों हमें ABG की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हम जब जब भी ABG करेंगे तो हमारा जो मेन क्राइटेरिया रहेगा, जो हमारा मेन मोटिव रहेगा, वो रहेगा बॉडी के अंदर एसिड बेस का बैलेंस चेक करना, ठीक है, एसिड बेस का बैलेंस चेक करना। अब देखो एसिड बेस का बैलेंस चेक करना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या है और बेस क्या है। तो जब भी बात एसिड की जाएगी तो एसिड आपकी बॉडी में होता है CO2, ABG के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम ABG देखेंगे तो जब मैं ABG के अंदर एसिड और बेस देख रहा हूँ तो मैं किसका लेवल देखूंगा, एसिड, जब एसिड की बात होगी मैं किसका लेवल चेक करूंगा, CO2 का लेवल चेक करूंगा। और जब मैं बेस की बात करूंगा, यानी मुझे बेस चेक करना है कि मेरी बॉडी में बेस कितना चल रहा है, तो मैं किसकी वैल्यूज चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा HCO3 की, और जो कि क्या है आपका बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब जब जब आपका बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तब तो आपका बॉडी के अंदर बेस बढ़ेगा, और जब जब आपकी बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगी तब तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ेगा, ठीक है। तो जब CO2 अपने नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करता है, CO2 प्लस H2 ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देता है, आपका कार्बोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि अगर मैं जब मैं ABG को एनालाइज करूंगा तो मुझे क्या देखना है उसके अंदर, पहले मुझे जो मेरा मेन मोटिव है, मैं क्यों कर रहा हूँ ABG को, तो उसका मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे ABG में अंदर एसिड बेस बैलेंस को चेक करना है। और एसिड बेस बैलेंस जब मैं चेक करूंगा तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मुझे एसिड के रूप में किसको देखना है और बेस के रूप में किसको देखना है। तो जब जब एसिड की बात आएगी तो हम CO2 को चेक करेंगे, और जब बेस की बात आएगी तो हम H3O यानी कि बाइकार्बोनेट को चेक करेंगे, ठीक है। और जब इसके बाद हम एसिड बेस की बात करें तो पहले देखते हैं एसिड को, ठीक है। एसिड भी आपकी बॉडी के अंदर दो तरह से होता है जो ABG के अंदर हम पढ़ते हैं। पहली चीज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब एसिड, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, तो आप जानते हो कि रेस्पिरेटरी का हमने अभी क्या डिस्कस किया था, CO2 डिस्कस किया था। यानी कि जब जब आपकी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अभी हमने मेटाबॉलिक पढ़ा था, मेटाबॉलिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या देखा था हमने, HCO3 देखा था ना। यानी कि मेटाबॉलिक किसके लिए डिनोट किया जाता है, आपका किया जाएगा बेस के लिए, और रेस्पिरेटरी किसके लिए डिनोट किया जाएगा, आपका CO2 के लिए, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी कि अब मेटाबॉलिक के अंदर मुझे क्या देखना है, बेस देखना है, और बेस हमारा क्या है, HCO3, ठीक है। तो अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, जब जब आपकी बॉडी में HCO3 का लेवल कम होगा तो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। क्यों, कैसे, अभी बताता हूं, ठीक है। इतना ध्यान रखो कि जब जब मेटाबॉलिक के अंदर HCO यानी बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होगा तो वो कहलाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। सेम फंडा आपका दो चीजें, जैसे ये दो चीजें हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सेम आपका होता है एल्कलोसिस के साथ, ठीक है। एल्कलोसिस यानी बेस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस,
एन मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। जब मैं रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की बात करूंगा यानी कि रेस्पिरेटरी के दौरान, रेस्पिरेटरी का मतलब CO2, ठीक है, और एल्कलॉसिस का मतलब बेस। तो CO2 के अंदर बेस कब बनेगा? CO2 तो आपका एक एसिड है ना, तो वो बेस कैसे बनाएगी? रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस कैसे होगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा एसिड है तो मैं एसिड का लेवल डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो जब जब आपका CO2 का लेवल डिक्रीज जाएगा यानी कि अपने बिलो बिलो नॉर्मल लेवल से बिलो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपका बॉडी को रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की तरफ ले जाएगा। अब इस टर्म का क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस? इस टर्म का ये मतलब है कि भाई आपकी बॉडी जा रही है एल्कलॉसिस, बेसिक हो रहा है आपकी बॉडी में, लेकिन उसका कारण क्या है? CO2 का डिक्रीज होना, ठीक है। और CO2 किसके अंदर आती है? रेस्पिरेटरी के अंदर आती है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। सेम इधर एल्कलॉसिस का मतलब बेस, और मेटाबॉलिक हम क्या देखते हैं? HCO3 चेक करते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, अब पता है आपको, क्या पता है? एल्कलॉसिस का मतलब क्या है? बेस है ना, और मेटाबॉलिक हमारा HCO3 क्या है? वो ऑलरेडी बेस है। क्या है? ऑलरेडी बेस है। तो यानी कि HCO3 का लेवल जब जब इंक्रीज होगा तो बॉडी किसके अंदर जाएगी? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस के अंदर जाएगी। समझ में आ गया? एसिड बेस के दो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है, ठीक है। अब मैं एक बार दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं कि जो एग्जांपल आते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आएंगे, तो हम किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। चलो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि भाई जो एसिड होगा यानी कि जब आपका एसिडोसिस होगा और आपका एल्कलॉसिस होगा, तो इन दोनों होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। इन दोनों के होने के दो दो चांसेस हैं। एसिडोसिस कब कब होगा? आपको भी पता था कि जब जब आपका एसिड बढ़ेगा तब तो आपका एसिडोसिस होगा, यानी कि जब जब आपका CO2 इंक्रीज होगा तब तो क्या होगा? आपका एसिडोसिस होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं पीएच की बात करूं, जो एसिडोसिस और एल्कलॉसिस देखी जाएगी वो पीएच के बेस पे देखी जाएगी, है ना। पीएच नॉर्मल रेंज कितनी है? 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो जब जब अब आपको पता है कि जब 7.35 से हम नीचे आएंगे तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और जब जब हम 7.45 से ऊपर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो कि जब जब CO2 बढ़ेगी तो CO2 बढ़ रही है, देखो मतलब एसिड बढ़ रहा है, और एसिड बढ़ रहा है तो पीएच कहाँ जाएगी? पीएच बिलो तो 7.35 जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो जब जब आपका CO2 बढ़ेगी तब तो आपकी पीएच हमेशा 7.35 से नीचे मिलेगी आपको, ठीक है। कब? जब आपकी CO2 इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी बॉडी बेस हो रही है यानी कि एल्कलॉसिस की तरफ जा रही है, यानी कि बेस यानी कि आपका HCO3 का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या देखोगे कि आपकी जब जब HCO3 का लेवल इंक्रीज होगा तो आपकी पीएच हमेशा 7.45 से ऊपर ही पाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। ये था बताने के लिए कि एसिड और बेस आप एक पीएच में कैसे देख सकते हो। तो वो होता है जब पीएच आपका 7.35 से बिलो जाएगा तो वो एसिडिक की तरफ जाएगा, अगर वो 7.45 से अबव जाएगा तो वो बेसिक की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो कि भाई एसिडोसिस होने के कौन कौन से दो कारण हैं। पहला आपको पता है कि एसिडोसिस किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है। तो मेरे पास पहला कारण क्या है? पहला जो मेरे पास चीज है कि मुझे अगर बॉडी को एसिडोसिस करना है तो मैं क्या करूंगा? CO2 को इंक्रीज कर दूं, पहला केस। मेरा CO2 क्या है? मेरा एसिड है, और मुझे बॉडी को क्या करवाना है? एसिडोसिस करवाना है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? मैं CO2 को ही इंक्रीज कर दूं, यानी कि एसिड को बढ़ा दूं, एसिडोसिस हो गई। दूसरा केस क्या है कि मुझे जी CO2 को तो छेड़ना ही नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी भी एसिडोसिस के अंदर चली जाए। तो आपको पता है कि जो एसिडोसिस एल्कलॉसिस चलता है वो एसिड बेस पे चलता है, एसिड बेस के दोनों कॉम्बिनेशन पे चलता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि ये एसिड और ये भी, अगर ये दोनों इक्वल उसमें है तो अमाउंट में है, तो ना तो आपकी बॉडी एसिडोसिस में जाएगी और ना ही आपकी एल्कलॉसिस में जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मेरी बॉडी किस में जाए? एसिडोसिस में जाए। और मैं चाहता हूं कि यानी कि मैं अपने एसिड को भी ना छेड़ूं, यानी कि CO2 को भी ना तो इंक्रीज करूं ना ही डिक्रीज करूं, जो इसका नॉर्मल लेवल है उसी पर रहने दूं। तो मैं क्या करूंगा? इसको ना छेड़ के मैं बेस को डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा बेस डिक्रीज होगा मेरा एसिड ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज में रहते हुए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जो मेरा CO2 है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 35 से 45, ठीक है। और मेरे बेस की नॉर्मल वैल्यू 22 से
26। तो मेरे 35 से 45 में एक वैल्यू ले लेता हूँ कि मेरी जो CO2 है वो है 40, ठीक है, और मेरा जो बेस है वो है मेरा 24। तो ये अब दोनों क्या अपनी नॉर्मल रेंज में है, ना तो ये एसिडोसिस है और ना ही ये एल्कलोसिस है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जो CO2 की वैल्यू यानी मेरी जो 40 वैल्यू है मैं इसको बिल्कुल भी टच ना करूं, इसमें कोई वेरिएशन ना लाऊं, और मैं अपनी बॉडी को क्या करवा दूं, एसिडोसिस में लेके जाना चाहता हूं। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा कि देखो जो मेरे ये नॉर्मल रेंज में बेस है, भैया अपने नॉर्मल रेंज में तभी तो कुछ नहीं होने दे रहा है, ना तो एसिडोसिस में जाने दे रहा है ना एल्कलोसिस में जाने दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस बेस को इसकी नॉर्मल वैल्यू से बिलो लेके चले जाऊंगा और मैं इसको 15 कर दूंगा। जैसे मैंने इसको 15 किया यानी कि बेस की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो गई, तो बच्चा कितना 40 की जो अपनी पहले नॉर्मल रेंज में था वो क्या हो गया एज कंपेयर टू नाउ, जो नई वैल्यू आपकी बेस की आई है जो 15 है बिलो जो अपने नॉर्मल रेंज के बिलो है, तो वो क्या कहलाएगा, उसके मुकाबले आपका एसिड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो देखो आपने ना तो एसिड को छेड़ा ना तो इसको इंक्रीज किया ना ही इसको डिक्रीज किया, आपने क्या कर दिया सिर्फ बायकार्बोनेट यानी बेस को डिक्रीज कर दिया, तो बॉडी कैसे हो गई, एसिडोसिस हो गई, ठीक है। तो एसिडोसिस होने के दो रीजन है आपके पास, एक तो आप CO2 को इंक्रीज कर दो, दूसरा आप HCO3 यानी बेस को डिक्रीज कर दो, तो अभी आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, एसिडोसिस में चली जाएगी, ठीक है। सेम फंडा है आपका एल्कलोसिस के अंदर। एल्कलोसिस के अंदर क्या है, पहला आपका बेस क्या है, एल्कलोसिस मतलब बेस है, क्या है, बेस। तो मैं क्या चाहता हूं, बॉडी को बेसिक करना चाहता हूं, बेस का लेवल इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मेरे बॉडी के अंदर बेस क्या है, HCO3। सीधा सीधा फंडा है कि सर बेस को इंक्रीज कर दो, कर दिया जी, HCO3 को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही HCO3 को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, आपकी बॉडी एल्कलोसिस हो गई। सेम दूसरा फंडा कि भाई मुझे अपने बेस को टच नहीं करना है, HCO3 के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं लानी है, मैं फिर भी चाहता हूं कि मेरी बॉडी किस में चली जाए, एल्कलोसिस में चली जाए यानी कि बेसिक में चली जाए। तो मैं क्या करूंगा, HCO3 को छोड़ दो, इसके अपोजिट में तो आपका एसिड है यानी कि बेस के अपोजिट में क्या होगा, एसिड होगा, तो CO2, और वो एसिड क्या है आपका CO2, तो उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो अभी आपकी बॉडी क्या चली जाएगी, आपकी एल्कलोसिस यानी बेसिक की तरफ चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो नॉर्मल रेंज था आपने दोनों में से किसको कम किया, CO2 को कम किया यानी कि एसिड को कम कर दिया, तो बेस अपने आप ऑटोमेटिकली अपने लेवल पे इंक्रीज हो गया है, ठीक है। हाँ, तो कोई डाउट, तो अब इसमें आगे देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब एसिडोसिस की अगर मैं बात करूं तो एसिडोसिस के अंदर भी दो चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं एसिडोसिस की तो इसके अंदर भी आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और दूसरा है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो जब आपकी बात होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो CO2 का लेवल है वो हमेशा इंक्रीज्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब आपका CO2 के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से आपकी बॉडी एसिडोसिस में जा रही है तो वो कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अगर आपकी बॉडी HCO3 यानी कि बेस के डिक्रीज होने से एसिडोसिस में जा रही है तो वो कहलाएगी आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर मैं आपको आगे एग्जांपल जब हम लेंगे तो उसमें आप देखना कि अगर सिर्फ CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है और आपका जो बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल रेंज में है, तो CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो पीएच आपका किस में जाएगा, एसिड में जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा केस, अगर आपका CO2 नॉर्मल रेंज में है 35 से 45 के बीच में है, लेकिन आपका जो बाइकार्बोनेट है वो अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं है, वो बिलो द नॉर्मल रेंज है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेस डिक्रीज हो गया, वो तो नॉर्मल रेंज पे है, तो बॉडी किस में चली जाएगी, एसिडोसिस में। तो जब बेस की वजह से एसिडोसिस होगा तो वो कहलाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। सेम फंडा होता है आपका किसके अंदर, एल्कलोसिस के अंदर। एक होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एक होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब कब होगा, आपको पता है कि रेस्पिरेटरी के अंदर किसको हम देखते हैं, CO2 को देखते हैं। और बात किसकी हो रही है, बेस के होने की बात हो रही है, तो CO2 तो बेस है नहीं, CO2 तो एसिड है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होगा, तो इस एसिड का कम हो जाए, अगर इस एसिड का कम हो जाना तो क्या होगा, आपका बेस का इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी CO2 बिलो द नॉर्मल रेंज जाएगी,
ठीक है, यानी जैसे कि नॉर्मल रेंज कितनी है 35 से 45, और ये हो गया आपकी 30, बोलो तो नॉर्मल रेंज गई। लेकिन क्या हुआ, आपका जो बेस है वो अपनी नॉर्मल रेंज में है, वो 25 है, लेकिन ये तो अपने नॉर्मल रेंज, एसिड तो कम हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बॉडी जब जब, यानी कि देखो, जब जब CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 का लेवल अपनी रेंज में है, अपनी नॉर्मल रेंज में है, और CO2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। ठीक है, सेम फंडा है आपका मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस के अंदर, कि आपका जो CO2 है वो तो नॉर्मल रेंज में है, 35 से 45 के रेंज में है, लेकिन आपका जो HCO3 है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 26 से ऊपर जा रहा है, 26 से ऊपर जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। ठीक है, अब इसके एक दो वो देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं।